नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। सांसदों के लिए बने 76 फ्लैट्स का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए बने 76 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में रिकॉर्ड काम हुआ है, किसान बिचौलियों के चंगुल से बाहर आए। ये फ्लैट डॉक्टर BD मार्ग पर स्थित हैं। करीब 80 साल से ज्यादा पुराने 8 बंगलों की जमीन पर सांसदों के लिए कुल 76 फ्लैट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती हैं। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहाँ दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जो कई बरसों से अधूरे थे। उज्जैन में बिना मास्क वालों को जेल। MP उज्जैन में मास्क न पहनने वालों को 10 घंटे की जेल, 3 दिन में 4000 से अधिक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर अब सरकार सख्ती पर उतर आई है। उज्जैन में मास्क न पहनने वालों को जेल भेजा जा रहा है। ऐसी कार्रवाई करने वाला उज्जैन मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया है। उज्जैन में प्रशासन ने हर चौराहे पर चेक प्वाइंट लगाए हैं, जहां मास्क न पहनने वालों को रोका जा रहा है। मास्क न पहनने वालों को हिरासत में लेकर फिर उन्हें यहां से ट्रक में डालकर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। अस्थायी जेल में उन्हें 10 घंटे तक रखा जाता है। जेल के मुख्य गेट पर ही इन लोगों की पहले कोरोना जांच होती है और फिर इन्हें जेल के अंदर भेजा जाता है। जेल में 10 घंटे बिताने के बाद इन्हें रिहा किया जाता है। रिहाई से पहले लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन की शपथ दिलाई जाती है। आज तक से बात करते हुए उज्जैन के एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में पिछले 3 दिनों के दौरान 4000 से ज्यादा लोगों को मास्क न पहनने पर जेल भेजा जा चुका है। वहीं मास्क न पहनने वाले कई तरह के बहाने बनाते नजर आए। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। कोविड-19, दिल्ली के 2 बाजारों को सील करने के फैसले पर केजरीवाल सरकार का U-टर्न। दिल्ली के नांगलोई और पंजाबी बस्ती के बाजार इलाकों को अधिकारियों द्वारा सील किए जाने के फैसले को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है। दोनों बाजारों को 30 नवंबर तक सील कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को इन दोनों बाजारों को बंद करने का फैसला लिया गया था, क्योंकि यह पाया गया था कि वहां के व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। रविवार को यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM पश्चिम दिल्ली धर्मेंद्र कुमार द्वारा आदेश दिया गया। यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के बावजूद पंजाबी बस्ती बाजार और जनता बाजार नांगलोई दिल्ली में भारत सरकार, दिल्ली के GNCT द्वारा जारी किए गए मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने आदि के संबंध में जारी निर्देशों के अनुपालन में विक्रेताओं आगंतुकों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। आदेश में कहा गया, इसलिए समग्र सार्वजनिक हित में 30 नवंबर तक इन बाजारों को बंद करने का आदेश दिया गया है। नवंबर में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय राजधानी के लिए सबसे अनिश्चित महीना रहा है। नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर। बदलने वाले हैं शिफ्ट से लेकर कई नियम, जानिए सब कुछ। केंद्र सरकार नौकरी करने वालों के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 19 नवंबर 2020 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 के तहत कई नए नियम बनाए हैं, जिनका सीधा फायदा नौकरी करने वालों, मजदूरी करने वालों और माइग्रेंट वर्कर्स को मिलेगा। इन नियमों का उद्देश्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को अच्छा और सरल बनाना है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इन सभी नियमों को अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों के अंदर पेश किया जाना है। आइए आपको इन नियमों के बारे में बताते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार डॉक वर्कर्स, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइंस वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वर्किंग जर्नलिस्ट, ऑडियो विजुअल वर्कर्स और सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की स्थितियों से संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 में प्रावधानों के तहत नियम बनाए जाएंगे। GST को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फर्जी चालान को रोकेगा GST परिषद का नया प्लान, आधार की तर्ज पर होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों ने फर्जी कंपनियों द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के दावे को रोकने के लिए तत्काल फोटो और बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल से ऑनलाइन पंजीकरण का सुझाव दिया है। सूत्रों ने बताया कि GST परिषद की विधि समिति, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर अधिकारी शामिल हैं, ने यह सुझाव भी दिया है कि नए पंजीकरण के लिए बिना आधार के पंजीकरण का विकल्प चुनने पर अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।
दस्तावेजों के सत्यापन। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि विधि समिति ने सुझाव दिया है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में नए पंजीकरण के लिए आधार जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिसके तहत तत्काल फोटो और बायोमेट्रिक्स के साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन से नए पंजीकरण किए जा सकते हैं। ऐसी सुविधाएं बैंकों, डाकघरों और जीएसटी सेवा केंद्रों जीएसके में दी जा सकती हैं। एक सूत्र ने बताया कि जीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर नए पंजीकरण की सुविधा दे सकते हैं। इसके अलावा जो पंजीयक पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें भरोसे वाले 2 करदाताओं के सिफारिश पत्र देने पड़ सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि पंजीकरण के लिए दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यदि पंजीयक भरोसेमंद श्रेणी में आता है, तो उसका 7 कार्य दिवसों में पंजीकरण किया जा सकता है। यदि पंजीयक भरोसेमंद श्रेणी में नहीं आता है, तो उसका सशर्त पंजीकरण 60 कार्य दिवसों में किया जाएगा। न्यूजीलैंड दौरे से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी में कोरोना के लक्षण पाए गए। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले पाक टीम को तगड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी में कोरोना के लक्षण मिले। न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना होने से पहले पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है। लिमिटेड ओवर स्पेशलिस्ट फखर जमान न्यूजीलैंड दौरे से बाहर हो गए हैं। फखर जमा को कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने के बाद पाकिस्तान टीम के साथ रवाना नहीं करने का फैसला किया गया। फखर जमा की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फखर जमा को शनिवार देर रात से बुखार है। पीसीबी ने बयान जारी कर बताया है कि फखर को लाहौर से एक होटल में आइसोलेट रखा गया है और डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है। पीसीबी ने हालांकि फखर के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी भी और खिलाड़ी न्यूजीलैंड नहीं भेजा है। अमेरिका से बड़ा अपडेट सामने आया है। इधर मुकदमे लड़ रहे हैं ट्रंप, उधर मंत्रिमंडल बढ़ाने की तैयारी में बाइडेन, मंगलवार तक कर सकते हैं नामों की घोषणा। अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद एक और डोनाल्ड ट्रंप कानूनी पैंतरे आजमा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो बाइडेन ने अपनी टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा मंगलवार को हो सकती है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन के परेशानियां बढ़ाने के बावजूद जनवरी में नए प्रशासन के आगमन की तैयारी भी चल रही है और इसकी योजना कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर हालात को देखते हुए बनाई जा रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि बाइडेन किस विभाग की टीम के बारे में पहले ऐलान करेंगे। इसी बीच राहुल ने फिर से केंद्र पर वार किया है। राहुल गांधी का केंद्र पर वार चीनी रणनीति की हकीकत पर पर्दा डालना संभव नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन सीमा विवाद को लेकर लगातार केंद्र पर हमलावर हैं। इस बीच सोमवार को उन्होंने कहा है कि सीमा पर चीन की रणनीतिक तैयारी की हकीकत को मीडिया रणनीति के माध्यम से पर्दा डालकर कम नहीं किया जा सकता। राहुल ने ट्वीट किया, चीन की भू राजनीतिक रणनीति की हकीकत का मुकाबला पीआर संचालित मीडिया रणनीति से नहीं किया जा सकता है। यही साधारण बात भारत सरकार का संचालन करने वालों की समझ नहीं आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने डोकलाम क्षेत्र में चीनी सेना के निर्माण कार्य की एक सैटेलाइट तस्वीर भी पोस्ट की है और कहा है कि चीन की यह रणनीति भारत के लिए खतरा है और ठोस रणनीति के बिना इसे कम नहीं किया जा सकता है। वहीं इससे पहले रविवार को राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी से निपटने और लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार पर रविवार को निशाना साधा और आरोप लगाया कि इसने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया, उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया और छात्रों के भविष्य से समझौता किया गया। किसानों के लिए फायदे की खबर सामने आई है। कचरे से गैस बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए होगा खर्च, किसानों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा। अब देश में किफायती एवं स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक खास पहल पर काम कर रही है। इस पहल के तहत 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देश भर में 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने की तैयारी है। इन प्लांट्स में साल 2023-24 तक फसलों के कचरे की मदद से ईंधन तैयार किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में जानकारी दी है। देश में किफायती एवं स्वच्छ परिवहन ईंधन के लिए अदानी गैस और टोरेंट गैस के साथ करार हुआ है। ये कंपनियां 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाएंगी। केंद्र सरकार की सतत वैकल्पिक किफायती परिवहन सतत पहल के तहत 2023-24 तक देश भर में 5000 सीबीजी प्लांट्स लगाए जाएंगे। एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है कि इसके जरिए कुल उत्पादन का लक्ष्य 15 मिलियन टन का रखा गया है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ड्रग पैडलर को पकड़ने गई एनसीबी की टीम पर हमला, 2 अधिकारी बुरी तरह घायल। महाराष्ट्र में मुंबई के गोरेगांव इलाके में ड्रग्स पैडलर्स के एक ग्रुप ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम को मिलाकर 5 लोगों पर अटैक किया है। इस हमले में एनसीबी के 2 अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें कि एनसीबी की टीम पर हमला करीब 60 लोगों की भीड़ ने किया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम ड्रग पैडलर को पकड़ने गई थी, तभी उन पर हमला कर दिया गया। एनसीबी की टीम जिस ड्रग पैडलर को पकड़ने गई थी, उसका नाम कैरी मैंडिस है।
हालांकि अब मुंबई पुलिस की मदद से स्थिति को काबू में कर लिया गया है। कैरी मेंडिस को उसके 3 साथियों के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।